साल 1962। प्रशांत महासागर। जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको आसमान में एक नहीं बल्कि दो सूरज दिखाई देता है। एक दूर अंतरिक्ष में असली सूरज, जबकि दूसरा पृथ्वी के वायुमंडल में आर्टिफिशियल सन जो अमेरिका ने बनाया था। और हाँ, यह सच है, प्रशांत महासागर और तारों से भरा आसमान। लेकिन अचानक हवा के ऊपर आसमान में तेज चमक उठी है, एक नए दूसरे सूरज की, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा शहर चमक उठता है। लोग अपने घरों से बाहर भागते हैं, बच्चे रोने लगते हैं और रेडियो, टेलीफोन, कार की हेडलाइट, सब कुछ एक साथ बंद पड़ जाते हैं। कोई आवाज नहीं, बस एक चमकती सफेद गेंद जो आसमान के बीचों बीच फैलती जा रही है, जिसके कारण प्रशांत महासागर के पास मौजूद 1500 किमी में हर एक देश के रेडियो सिग्नल्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ जलकर राख हो गए। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड तक प्रभावित हो गया और कई सैटेलाइट्स ऑर्बिट में ही जल गए। वो भी एक ऐसे आर्टिफिशियल सन के कारण जो अमेरिका ने बनाया था। और सिर्फ यह कोशिश एक बार नहीं बल्कि 5 बार पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग डिस्टेंसेस पर की गई थी। और इस रेस में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सोवियत यूनियन भी था। उन्होंने भी इस तरह के कई आर्टिफिशियल सनन्स पृथ्वी के आसमान में बनाए थे। पर आखिर क्यों? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे? तो दोस्तों, यह था ऑपरेशन फिश बाउल। और आज के इस वीडियो में हम इसी मिशन के बारे में जानेंगे, जब दुनिया के 2 देश पृथ्वी के वायुमंडल में लगातार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे थे। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। रात का वक्त था। हवाई आइलैंड के ऊपर का आसमान गहरा, नीला और शांत पड़ा था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थीं और लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। जिसके बाद जब घड़ी में रात के 11 बजे, तभी अचानक आसमान से एक ऐसी चमक फूटी कि पूरा शहर दिन की तरह रोशनी में नहा गया। लोगों की आंखें चौंधिया गईं। किसी ने सोचा कि ये उल्का पिंड है, किसी ने कहा दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन वो रोशनी सूरज की नहीं थी, वो एक परमाणु बम था जो फटा था पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर अंतरिक्ष में, जिसके कुछ ही सेकंड में आसमान के रंग बदलने लगे, लाल, हरा, नीला और बैंगनी। हवाई के रेडियो स्टेशन अचानक बंद हो गए, कारों की हेडलाइट्स झपकने लगी, कुछ जगहों पर सायरन अपने आप बजने लगे और स्ट्रीट लाइट्स बुझ गए। 6 मिनट तक पूरा शहर एक अजीब सी रोशनी में डूबा रहा। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर यह हुआ क्या। लेकिन इस घटना के पीछे जो नाम छिपा था, वो था स्टार फिश प्राइम, अमेरिकी सेना का वो प्रयोग जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपको आईफोन 17 पसंद है? मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे तो आईफोन 17 बहुत ही अच्छा फोन लगा। पर आपको ये कैसा लगा? क्या आप चाहते हो एक आईफोन 17 जीतने का चांस पाना? अगर हाँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाके आप ये जान सकते हो कैसे आप एक आईफोन 17 जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। और आखिर अमेरिका ने यह अंतरिक्ष में परमाणु बम एक्सप्लोड कैसे किया? अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रशांत महासागर के बीच एक छोटे से द्वीप पर, जिसका नाम था जॉन्स्टन एटल, वहीं से यह मिसाइल लॉन्च की गई थी, जिस मिसाइल का नाम था थॉर। और इसके सिर पर लगा था एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर बम, जिसकी ताकत हिरोशिमा पर गिरे बम से 500 गुना ज्यादा थी। इस लॉन्च को पूरी दुनिया से सीक्रेट रखा गया था और अमेरिका में भी लॉन्च की जानकारी सिर्फ कुछ बड़े अधिकारियों को ही थी। और जैसे ही लॉन्च काउंटडाउन शुरू हुआ, 5 4 3 2 1, तो वो रॉकेट रात के अंधेरे को चीरता हुआ ऊपर चला गया और कुछ ही मिनटों में रॉकेट 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। वही ऊंचाई जहां आज ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूमता है। और फिर एक सफेद गोला अचानक फटा और इतना फैला कि वो धरती से भी साफ दिख रहा था। उस धमाके की धरती पर कोई भी आवाज नहीं आई, क्योंकि उतनी ऊंचाई में अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। बस एक चमकदार सूरज जैसा गोला जो धीरे धीरे रंग बदल रहा था, कभी नीला, कभी गुलाबी, कभी नारंगी। धरती से देखने वालों को लगा जैसे आसमान में कोई देवता उतर आया हो, लेकिन असल में वो था इंसानी अहंकार का सबसे बड़ा विस्फोट।
और जैसा कि मैंने आपको कहा, इसके असर प्रशांत महासागर के 1500 किमी के इलाके पर पड़े और इस धमाके से निकले ईएमपी एक्सप्लोजन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने पूरे हवाई और उसके आसपास के देशों की इलेक्ट्रिक ग्रिड को डिस्ट्रॉय कर दिया और बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अमेरिका इस तबाही से नहीं रुका, क्योंकि उसे कुछ चाहिए था और इस तबाही ने तो उल्टा उसे और बड़े टेस्ट करने के लिए मोटिवेट कर दिया था। जिसके बाद अमेरिका ने प्लान बनाया कि वो अब अंतरिक्ष में 1-2 नहीं बल्कि टोटल 5 न्यूक्लियर ब्लास्ट करेगा। ये है हमारी पृथ्वी, जिसके इस हिस्से में अब भी रात है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। पृथ्वी के रात से भरे आसमान में कुछ अजीब सा दिखने वाला आग का गोला चमकने लगता है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसकी चमक ने पूरा आसमान और धरती सुबह जैसी रोशनी में बदल दी है। यह है एक टेम्पररी आर्टिफिशियल सूरज, जो एक परमाणु धमाके से पृथ्वी के वायुमंडल में बना है। दोस्तों, आईफोन 17 जीतने का चांस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जाकर जरूर देखना। स्टारफिश प्राइम के धमाके के कुछ हफ्तों बाद अमेरिका के वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारियों के बीच एक और हलचल शुरू हुई। वो जानते थे कि उन्होंने कुछ बड़ा किया है, लेकिन सवाल यह था, कितना बड़ा? उस विस्फोट ने सिर्फ आसमान को नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, साइंस और मिलिट्री सोच को भी झकझोर दिया था। पर अमेरिका को अभी भी वह नहीं मिला था जो उसे चाहिए था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो अब अंतरिक्ष के साथ साथ पृथ्वी के वायुमंडल की काफी नीचे वाली लेयर्स में भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। वो भी एक नहीं बल्कि 5 टेस्ट में। अमेरिका ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन फिश बाउल और अब जॉन्स्टन आइलैंड को एक लॉन्च स्टेशन में बदल दिया गया। हजारों सैनिक, इंजीनियर और वैज्ञानिक वहां पर मौजूद थे। आसमान में लगातार रॉकेटों की गड़गड़ाहट गूंजती रहती थी और फिर वह तारीख आई जब स्टारफिश प्राइम एक्सप्लोजन के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन फिश बाउल के तहत 20 अक्टूबर 1962 को पृथ्वी के आसमान में दूसरा धमाका किया, जिसका नाम था चेकमेट। वैसे यह न्यूक्लियर बम स्टारफिश प्राइम में हुए परमाणु विस्फोट से छोटा था, लेकिन यह इसीलिए और भी खतरनाक था क्योंकि जहां स्टारफिश प्राइम को पृथ्वी से 400 किमी ऊपर फोड़ा गया था, वहीं पर इसे केवल पृथ्वी की सतह से 147 किमी की ऊंचाई पर एक्सप्लोड करने की तैयारी की गई थी, यानी जाय नाली, जहां धरती का वातावरण पतला हो जाता है और अंतरिक्ष की सीमा शुरू होती है। गाइस, डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर के चेकआउट करना मत भूलना। आईफोन 17 जीतने का चांस मिल जाएगा। रॉकेट उठा, आसमान की तरफ भागा और कुछ ही पलों में गायब हो गए। कुछ सेकंड बाद दूर समुद्र के ऊपर एक चमक फटी और लिटरली कुछ पलों के लिए एक मैसिव आर्टिफिशियल सूरज पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकट हो गया। इससे भी कई तरह के रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस निकले। रेडिएशन तो पृथ्वी के वायुमंडल में ही फंस कर रह गया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस दोबारा सतह तक ट्रैवल कर गए। इनसे सतह पर मौजूद कई जगहों के इलेक्ट्रिक ग्रिड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद फिर 26 अक्टूबर को अमेरिका ने अपना तीसरा न्यूक्लियर विस्फोट वायुमंडल में किया, जिसे नाम दिया गया ब्लू गिल ट्रिपल प्राइम, और इस बार बम को सिर्फ 28 किमी की ऊंचाई पर फोड़ा गया। ये ऊंचाई वातावरण के घने हिस्से में थी, इसलिए इस बार विस्फोट के बाद वायुमंडल में बने उस न्यूक्लियर आर्टिफिशियल सूरज ने रोशनी के साथ साथ कई एक्सप्लोसिव वाइब्रेशंस झटके भी जमीन तक पहुंचाए। कुछ सेकंड तक आसमान में तेज आग जैसी लपटें उठी, जो धीरे धीरे धुएं में बदल गई। फिर आया किंगफिश अमेरिका का चौथा वायुमंडल में किया गया परमाणु धमाका, जो 1 नवंबर 1962 में हुआ था। ये धमाका 95 किमी की ऊंचाई पर किया गया था। जैसे ही धमाका हुआ, चमकीली लाल लपटें आसमान में फैल गई। एक बड़ा फायरवॉल बनते हुए कुछ समय के लिए एक बड़े से आर्टिफिशियल न्यूक्लियर सन ने पहले की तरह आसमान को ढक लिया और कुछ सेकंड बाद पूरा वातावरण अजीब सी चमक में बदल गया। धरती और आसमान में कई हजार किलोमीटर में ऐसी वाइब्रेशंस फैली और इस विस्फोट के बिल्कुल नीचे करीब 1000 किमी के क्षेत्र में मौजूद समुद्र में चलने वाले जहाजों के रडार सिस्टम्स फेल हो गए। लेकिन बाकी टेस्ट की तरह अमेरिका का इस टेस्ट में बना आर्टिफिशियल न्यूक्लियर सन इस बार भी कुछ सेकंड से ज्यादा अपनी चमक बरकरार नहीं रख पाया और धीरे धीरे वायुमंडल में बुझता चला गया।
आईफोन 17 पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के जरूर देखना। और इसके बाद अमेरिका ने लॉन्च किया अपना फाइनल और आखिरी परमाणु बम, जो 4 नवंबर को लॉन्च किया गया था, और इसे पृथ्वी के वायुमंडल में सिर्फ 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर फोड़ना था, जिसका नाम रखा गया टाइट रोप। कम ऊंचाई होने के कारण जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में फटा तो इसने बाकी सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसकी शॉक वेव्स कई हजार किलोमीटर तक सुनी गई। जहां ये ब्लास्ट हुआ उसके नीचे मौजूद आइलैंड पर कई जगह छोटे भूकंप के झटके महसूस हुए। और सबसे बड़ी बात, इस बार आसमान में जो आर्टिफिशियल सूरज बना था वो बाकी सभी से बड़ा था, और क्योंकि ये पृथ्वी के काफी करीब था इसीलिए इसका आकार भी हमारे नॉर्मल सूरज से कई गुना ज्यादा था, जिसके कारण जो हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा हुई थी उनसे और भी बड़े इलाके में तबाही मच गई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जल गए। कई साफ पानी वाली नदियां रेडिएशन से कंटामिनेट हो गई। साथ ही साथ जमीन पर भी हाई रेडिएशन लेवल रिकॉर्ड किए गए। और इसके बाद पूरी दुनिया को अमेरिका के सीक्रेट के बारे में पता चल गया, जिसके बाद अमेरिका को तुरंत वायुमंडल में किए जा रहे यह न्यूक्लियर टेस्ट रोकने पड़े। लेकिन अभी भी दुनिया को एक सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर अमेरिका बार बार अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल में यह परमाणु विस्फोट कर क्यों रहा था। जिसके बाद कुछ अजीब होता है, क्योंकि अमेरिका के इन टेस्ट को बंद करने के बावजूद यूरोप के कुछ हिस्सों में लोगों ने पृथ्वी के आसमान में रात के समय बार बार बड़े बड़े आर्टिफिशियल सन बनने की बात कही, मानो कोई और भी था जो अमेरिका के अलावा यह टेस्ट कर रहा था। पर आखिर वो कौन था? तो सोवियत यूनियन एक ऐसा देश जिसने एक समय पर टेक्नोलॉजी को दुनिया में लीड किया था। अमेरिका जैसे देश भी, क्योंकि सबसे पहले अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट स्पुतनिक LC करने के बाद स्पेस में पहला इंसान भी सोवियत यूनियन ने ही भेजा था। बात हथियारों की हो या टेक्नोलॉजी की, सोवियत एक समय पर पूरी दुनिया से आगे था। लेकिन अब अमेरिका उन्हें सिर्फ चुनौती ही नहीं दे रहा था, बल्कि हराने भी लगा था। और यही वजह थी कि अमेरिका को हमेशा डर लगा रहता था कि दुनिया में बढ़ते उसके इन्फ्लुएंस के कारण कहीं सोवियत यूनियन उन पर ऐसा हमला ना कर दे जिसका उनके पास कोई भी जवाब ही ना हो। और तभी अमेरिका को एक सीक्रेट रिपोर्ट मिली, सोवियत यूनियन द्वारा अंतरिक्ष और पृथ्वी के वायुमंडल में किए जा रहे न्यूक्लियर टेस्ट की, जिसमें सोवियत यूनियन एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा था, या सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसा हथियार बना रहा था जिससे कुछ ही पलों में किसी भी देश की पूरी इलेक्ट्रिक ग्रिड और टेक्नोलॉजी सिस्टम को एक झटके में ठप किया जा सकता था। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आईफोन 17 पाने का मौका मिल सकता है, गाइस चेकआउट जरूर करना। और हैरानी की बात यह थी कि सोवियत यूनियन की वो टेक्नोलॉजी जो इतनी भारी तबाही मचा सकती थी वो और कुछ नहीं बल्कि यही परमाणु बम थे। पर आखिर कैसे? तो आपको याद होगा कि अमेरिका द्वारा अर्थ एटमॉस्फेयर में किए गए सभी टेस्ट के दौरान मैंने एक बात बार बार जिक्र किया था, EMP का, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का। हाँ, वही पल्स जिससे हवाई के सारे इलेक्ट्रिक ग्रिड जलकर राख हो गई थी और उनके बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बंद हो गए थे। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम कर रहे सोवियत वैज्ञानिकों ने बहुत जल्द यह पता लगा लिया था कि इस तरह के रेडियो एक्टिव पल्सेस नेचर में केवल सूरज के सोलर तूफानों में बनती है। पर क्योंकि पृथ्वी के पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए वो हमारी टेक्नोलॉजी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पर अगर इसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पृथ्वी के वायुमंडल में किसी देश के बिल्कुल ऊपर बनाई जाए तो यह आसानी से किसी भी देश का पूरा इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकती है, जिसके बाद उस देश पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे सिस्टम फेल होने पर वो देश जवाब ही नहीं दे पाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वायुमंडल में जनरेट करने का सबसे अच्छा तरीका है परमाणु बम को ही वायुमंडल में किसी देश के ऊपर ब्लास्ट कर देना। और जैसे ही यह बात सोवियत मिलिट्री को पता चली, उन्होंने कई टेस्ट कंडक्ट करके इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली। अब अमेरिका का यही डर था कि कहीं उन पर सोवियत यह हमला न कर दे। इसीलिए अमेरिका ने भी एक के बाद एक अलग अलग कई न्यूक्लियर टेस्ट पृथ्वी के वायुमंडल और स्पेस में किए, और उन सभी टेस्ट्स को बहुत ध्यान से स्टडी किया गया। आखिर EMP पल्स कैसे बनती है, फैलती कैसे है
और कितना नुकसान पहुंचा सकती है। जाने से पहले दोस्तों, आईफोन 17 पाने का चांस मत खोना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। इसके अलावा अलग अलग डिस्टेंस पर परमाणु परीक्षण करके अमेरिका ने यह भी सुनिश्चित किया कि वो इस तरह के हमले के दौरान नुकसान को कम से कम कर सके। लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में किए गए इन न्यूक्लियर टेस्ट से एक अजीब और डरावनी चीज हुई। एक ऐसी चीज जो पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित कर सकती थी। और यही कारण था कि डरे हुए सोवियत और अमेरिका दोनों देशों ने दुनिया के साथ आकर एक ट्रीटी साइन करते हुए स्पेस और एटमॉस्फेयर में न्यूक्लियर टेस्ट बंद कर दिए। और आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या था जिससे ये दोनों कंट्रीज इतने ज्यादा डर गए थे? दरअसल उन धमाकों से निकले इलेक्ट्रॉन्स और गामा किरणें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस गई थी। वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, बस घूमती ही जा रही थी, जैसे किसी कांच के गोले के अंदर फंसी बिजली की लहरें हों। अब इनमें इतना रेडिएशन भरा था कि उसने लिटरली पृथ्वी की ऑर्बिट में मौजूद कई सैटेलाइट्स को जला दिया। वैज्ञानिकों ने इसे आर्टिफिशियल रेडिएशन बेल्ट नाम दिया। इसमें रहने से कुछ ही हफ्तों में सबसे पहले ब्रिटेन का एरियल 1 सैटेलाइट फेल हुआ, उसका ट्रांसमीटर बंद हो गया। फिर टेलस्टार 1 वो सैटेलाइट जिसने पहली बार अमेरिका और यूरोप के बीच टेलीविज सिग्नल भेजे थे, अचानक बंद पड़ गया। उसके सोलर पैनल्स रेडिएशन से जल गए और बाकी कई सैटेलाइट्स में भी ऐसी ही खराबियां आने लगी। धीरे धीरे अमेरिका और सोवियत यूनियन को इन घटनाओं से एहसास हुआ कि यह प्रयोग सिर्फ इन दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे धमाके फिर हुए तो अंतरिक्ष का वो इलाका जहां सैटेलाइट काम करते हैं हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। वो समय था जब अंतरिक्ष पहली बार राजनीति से नैतिकता का मुद्दा बना। धरती के बड़े बड़े नेता एक ही टेबल पर बैठे, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन, और वहीं पर बनी एक नई ट्रीटी, डिलिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में। इस संधि ने तय किया कि अब कोई भी देश अंतरिक्ष, समुद्र या वायुमंडल में परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। ये एक ऐसा कदम था जिसने मानव इतिहास का रुख बदल दिया था, क्योंकि दुनिया जानती थी कि भविष्य में यही सैटेलाइट्स हमारी पूरी जिंदगी और देशों को चलाएंगी। हमारे बैंकिंग सिस्टम हो या फिर गवर्नमेंट सिस्टम, एंटरटेनमेंट या हमारे मोबाइल, सब कुछ ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट्स पर ही निर्भर करता है। यानी साल 1962 में प्रशांत महासागर पर बने आर्टिफिशियल SUN सिर्फ टेस्ट नहीं थे, उन्होंने आज के हमारे भविष्य को उस समय लिख दिया था और यह तय किया था कि भविष्य में दोबारा आपको आकाश में परमाणु परीक्षण के नाम पर वो डरावना नजारा कभी देखने को ना मिले। सो आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर अंटार्कटिका को कोई भी कंट्री क्लेम क्यों नहीं करता। आखिर अंटार्कटिका में कौन छिपा हुआ है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय